हेलो बच्चों। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हम बीमी विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि बीमी सूत्र क्या होता है और विभिन्न भौतिक राशियों के बीमी सूत्र कैसे ज्ञात किए जाते हैं, और उन पर आधारित एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीमी विश्लेषण के उपयोग क्या हैं। बीमी विश्लेषण के क्या क्या उपयोग हैं। तो कुल 3 उपयोग होते हैं जिनको आज हम लोग कवर करेंगे, और एक एक एग्जाम्पल के साथ इन तीनों उपयोगों के बारे में समझेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे बीमी विश्लेषण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो बीमी विश्लेषण के कुल 3 उपयोग हमें पढ़ने हैं। पहला उपयोग है समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना, कि कोई भी अगर समीकरण दिया हुआ है तो उसके बीमीय संतुलन का हम परीक्षण करेंगे कि वह समीकरण सत्य है कि नहीं, बीमीय रूप से सत्य है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं? देखिए, अगर कोई संतुलित समीकरण है तो उसके सभी पदों की बीमाएँ समान होती हैं। अगर समीकरण संतुलित है, सही है, तो उसके सभी पदों की बीमाएँ बराबर आएंगी, समान आएंगी। जैसे अगर एक संतुलित समीकरण हम ले लेते हैं a=b+c, अगर ये संतुलित समीकरण है तो a की बीमा, b की बीमा और c की बीमा, तीनों की बीमाएँ आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें 3 पद हैं। एक पद तो ये a हो गया, दूसरा पद b हो गया और तीसरा पद c हो गया। चाहे वो बाएं तरफ बराबर के बाईं तरफ हो या दाईं तरफ हो, किसी भी पक्ष में हो, जितने भी पद होंगे सभी की भी मैं बराबर होंगी। अब पद कैसे गिनते हैं? जो प्लस माइनस द्वारा सेपरेट हुआ हो। जैसे यहाँ b+c हो गया तो ये 2 पद हो गया, इधर भी कुछ जुड़ा या घटा होता तो वो भी पद की संख्या बढ़ जाती। तो जितने भी पद होंगे सभी पदों की बीमाएँ आपस में बराबर होंगी, तब वो समीकरण बीमीय रूप से संतुलित होगा। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन है कि समीकरण v = u+at, गति का समीकरण है ये, गति का प्रथम समीकरण कक्षा 9 में पढ़ते हैं इसको, कि बीमीय संतुलन की जांच करने के लिए बोल रहा है हमसे। तो अभी कहा गया कि अगर बीमीय रूप से संतुलित है तो सभी पदों की बीमाएँ समान होनी चाहिए। तो इसमें कुल कितने पद हैं? 3 पद होंगे। एक तो हो गया v, दूसरा हो गया u और तीसरा हो गया at। इस समीकरण में v क्या होता है? अंतिम वेग होता है। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। a होता है त्वरण और t होता है समय। तो इन तीनों पदों की बीमाएँ समान होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए। तो हम बारी बारी से एक एक निकालेंगे। तो पहले देखेंगे v की बीमा। v की बीमा क्या होगा? v है वेग, वेग का कल बताया गया है लास्ट वीडियो में lt-1। वेग का क्या होता है? lt-1। कैसे निकालते हैं? हमें इसके लिए वेग या चाल की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन दूरी ही है, लंबाई में ही इसको नापेंगे, तो दूरी का या लंबाई का l होता है, समय का t होता है। t ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -1, तो lt-1, तो lt-1 हो गया। इसी तरह u का देखेंगे तो u भी वेग ही है, तो u की भी बीमा lt-1 ही होगी। चाहे बीमा बोलें बीमी सूत्र बोलें, तो lt-1 होगा इसका भी। ऐसे फिर किसका देखेंगे? at का। at की बीमा अगर निकालें तो a यहाँ पर है त्वरण और t है समय। त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ΔV बटे ΔT। वेग परिवर्तन यानी वेग ही है, तो वेग का भी का lt-1 होता है और समय का t होता है। इस t को ऊपर ले जाएंगे तो 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और एक -1 पहले से है, -1 -2 हो जाएगा, तो lt/-2 हो जाएगा। तो इसका होगा lt/-2, किसका? त्वरण का lt-2 हो गया। और साथ में क्या है? समय है, समय का होता है t, तो t से गुणा कर दिया। अब देखें t/-2 t/1 जब गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, तो -2 और 1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो lt/-1। तो इस तरह से देखें, जो 3 पद थे तीनों के बीमाएँ बराबर हैं, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की बीमा बराबर है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की बीमा बराबर राइट हैंड साइड की बीमा।
ठीक है, दोनों पक्षों की विमाएँ बराबर हैं या सभी पदों की विमाएँ बराबर हैं, अर्थात यह समीकरण विमीय संतुलित है, विमीय रूप से संतुलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर सभी पदों की विमाएँ बराबर नहीं आई, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमा बराबर नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी अंतर आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि समीकरण विमीय रूप से संतुलित नहीं होता है। चलिए दूसरा अब हम देखेंगे। दूसरा उपयोग जो इसका है वह है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। चलें इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इधर आते हैं। अगर हमसे कहा जाए 1 मीटर, इसी चीज़ को कोई दूसरा आदमी बोल दे 100 सेंटीमीटर, तो दोनों चीज़ें तो बराबर ही हैं, चाहे 1 मीटर कहा जाए या 100 मीटर कहा जाए, दोनों के आपस में बराबर है। इसमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ जो 1 लिखा गया है ये क्या है, ये भौतिक राशि का आंकिक मान है। ये क्या है, आंकिक मान। और साथ में जो मीटर लिखा है ये क्या है, ये है मात्रक। भौतिक राशि कौन सी है, लंबाई या दूरी है, तो यहाँ पर लंबाई का आंकिक मान है 1 और मात्रक है मीटर, और दूसरी तरफ आंकिक मान क्या है 100 और लंबाई मात्रक क्या है सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं कि अगर एक भौतिक राशि का किसी भी पद्धति में मात्रक लिखा जाए और उसका परिमाण क्या, परिमाण यानी आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल अगर करें तो क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा, चाहे किसी पद्धति में चले जाएं। आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल नियतांक होता है। हर पद्धति में, किसी भी पद्धति में जाके अगर मात्रक लिखते हैं और उसका परिमाण लेते हैं, दोनों का गुणा करते हैं, आंकिक मान का गुणा करते हैं, तो बराबर रहेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी जब हम मात्रक बदलते हैं तो उसी हिसाब से उसका आंकिक मान भी बदल जाता है। ठीक है, इसी का उपयोग करके हम लोग एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलेंगे। कैसे, चलिए मान लेते हैं कि जो एक पद्धति में, पहली पद्धति में आंकिक मान है n1। पहली पद्धति में आंकिक मान n1, चलिए लिख लेते हैं इसको। यदि किसी भौतिक राशि के दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान n1 व n2 तथा मात्रक u1 व u2 हैं, तो ठीक, दो पद्धतियों में आंकिक मान n1 n2 मान लिया और मात्रक को क्रमशः u1 u2 मान लिया, तो आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल क्या रहेगा, नियतांक रहेगा, हमेशा बराबर आएगा। तो n2 इंटू u2, n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ से हम n2 का मान निकालें, यानी दूसरी पद्धति में आंकिक मान निकालें, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, u2 को इधर ला के बट्टे में लाएंगे, तो n1 u1 बटे u2। u1 क्या है, पहली पद्धति में मात्रक, u2 क्या है, दूसरी पद्धति में मात्रक। अब उस मात्रक को अगर हम विमीय सूत्र के रूप में लिखें, विमाओं के रूप में लिखें, तो क्या लिखेंगे, n1 तो रहेगा अपनी जगह पे। चले मान लें पहले पद्धति में उसकी जो विमाएँ हैं वो है m1, ठीक है, द्रव्यमान के लिए हो जाएगा, L1 लंबाई के लिए हो जाएगा, T1 समय के लिए हो जाएगा, m1 L1 T1। और दूसरी पद्धति में इसी तरह से क्या मान लेते हैं, m2 L2 T2 है। ठीक, अब इनकी घात क्या होगी, यानी द्रव्यमान की विमा क्या होगी, तो देखो किसी भी पद्धति में जाएं, जो विमाएँ होंगी यानी जो घात होंगे वो क्या होंगी, बराबर रहेंगी किसी पद्धति में। जैसे अगर वर्ग मीटर है
मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर। तो इसको जब हम बदलेंगे, मान लो 1 वर्ग मीटर है, तो इसको हम वर्ग सेंटीमीटर में अगर बदलना चाहें, किस में बदलना चाहें, वर्ग सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसको करेंगे, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर मतलब क्या, मीटर इंटू मीटर, तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे तोड़ के अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक, तो आ जाएगा 1 वर्ग मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर की जगह पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, फिर दूसरे मीटर के लिए भी लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 100 और वर्ग सेंटीमीटर, 100 गुणे 100 यानी 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंकिक मान तो बदल गया, लेकिन जो मात्रक था वो देखो, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर, पद्धति बदल गई, मीटर का सेंटीमीटर हो गया, लेकिन जो विमा थी, घात थी, वो देखें क्या है, दोनों में सेम है, घात दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मान लेते हैं कि जो यमोन की बीमा यानी द्रव्यमान की जो बीमा है वो ए है, द्रव्यमान की बीमा को क्या मान लें, ए मान लें, ए। लंबाई की बीमा को क्या मान लें, बी मान लें, तो बी। उसके बाद समय की बीमा को क्या मान लें, सी मान लें। ठीक है, तीनों की बीमा ए बी सी मान ली गई, दोनों पद्धति में समान रहेगा। M1 के लिए भी ए, M2 के लिए भी ए, L1 के लिए बी तो L2 के लिए भी बी, T1 के लिए सी तो T2 के लिए भी सी। तो इस तरह से ऐसा समीकरण आ जाएगा। अभी हमारा एक सूत्र बन गया, इसी सूत्र का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एक पद्धति के मात्रों को दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। करा 1 जूल को अर्ग में बदलें, कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये मात्रक किस भौतिक राशि का है, तभी कर पाएंगे, अन्यथा इस विधि द्वारा संभव नहीं है। तो जो जूल है ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में, और अर्ग होता है सीजीएस पद्धति में। इतनी जानकारी होनी चाहिए तभी कर पाएंगे। तो सबसे पहले जिस भौतिक राशि का ये मात्रक है उसका विमी सूत्र निकालना पड़ेगा। तो ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का या कार्य का। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऊर्जा का या कार्य का विमी सूत्र निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कल निकालने सिखाया है। ऊर्जा का निकाल लेते हैं, फार्मूला लेते हैं गतिज ऊर्जा का, हाफ mv², 1/2 अंक है, इसका कोई भी मान नहीं होगा, कोई भी मिश्रित नहीं होगा। यम यहाँ पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान का कैपिटल एम। वी यहाँ पर वेग है, वेग का कई बार निकाल चुके, आज भी निकाला गया, LT-1 होता है, और उस पर स्क्वायर है तो इस L का स्क्वायर हो जाएगा। फिर T-1 का 2 पावर करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो ML2T-2, ML2T-2। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ऊर्जा का विमीय सूत्र, देखिए छोटे छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे बल का, ऊर्जा का, कार्य का, दाब का, ये सब याद होना चाहिए ताकि टाइम बचे निकालने में। ठीक है, ML2T-2 ये विमीय सूत्र हो गया। ठीक, अब चलिए, अब मान लेते हैं ये हमारी पहली पद्धति है, क्योंकि इसी को बदलना है अर्ग में, तो अर्ग हमारी दूसरी पद्धति हो जाएगी और जूल वाला ये पहली पद्धति में हो जाएगा। ठीक है, एमकेएस वाला पहला पद्धति हो गया, ये सीजीएस वाला दूसरा हो गया। तो पहली पद्धति में जो आंकिक मान होता है उसको N1 मानते हैं, तो N1 = 1 हो गया, और इसमें N2 कैलकुलेट करना है हमें। चलिए, तो N2 = N1, यही था ना N1, और क्या था, MLT के पद में लिखते थे, यहाँ सूत्र भी क्या हमारा MLT के पद में है तो इसी को लिखेंगे। ठीक है, वो समझने के लिए MLT आया था। यहाँ जो भी रहेगा इसमें ध्यान देना है, बी में सूत्र जो भी रहेगा वही लिखेंगे, M है तो M लिखेंगे, L है तो L को लिखेंगे, T है तो T को लिखेंगे, जो भी इसमें दिया रहेगा उसी को लिखना है। बात समझ में आ रहा है, देखें यहाँ MLT के पद में है ये, हम क्या लिखेंगे, M1 बटे M2 पावर क्या कर देंगे
पावर ए लिखा था उसमें, जब फार्मूला डिराइव किया तो उसमें क्या था ए, लेकिन यहाँ पर बीमिशुद्ध हमें पता है तो m का पावर कितना दिख रहा है यहाँ पर 1, तो यहाँ पे m1 बटे m2 का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद L1 पे आते हैं, L1 बटे L2, इस बार पावर कितना है 2 है तो क्या लिखेंगे पावर 2 दे देंगे। फिर टाइम पे आ जाएं t पर, तो T1 बटे T2 पावर कितना दे देंगे -2 दे देंगे। कितना दे देंगे -2 दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए n1 का मान कितना, पहली पद्धति में जो आंकिक मान है कितना 1 है, तो n1 का मान रख देंगे 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है, वो अपने आप हो जाता है, अंडरस्टूड है। चलिए m1 बटे m2, अब m1 हमारा किस में है, पहली पद्धति का है, m2 दूसरी पद्धति का जिसमें बदलना है, तो हम क्या करेंगे पहले वाले को दूसरे में बदलेंगे, पहले वाले को दूसरे में बदलेंगे। तो पहली पद्धति हमारी MKS पद्धति है, MKS पद्धति में m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना क्या होता है, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक मीटर होता है, क्या होता है मीटर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें क्या करना अर्ग में बदलना है, CGS पद्धति में बदलना है। तो मीटर को जो MKS पद्धति में इसको CGS में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ये मीटर, तो 1 मीटर में सॉरी ये द्रव्यमान है, ध्यान दें m1 द्रव्यमान है और लंबाई L1 मीटर में आएगा, ये हमारा किलोग्राम में रहेगा, किस में रहेगा किलोग्राम में। ठीक है, तो m1 हमारा क्या है किलोग्राम, m2 हमारा क्या है CGS में ग्राम होता है। देखें MKS में क्या होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS में क्या होता है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये CGS वाला है m2, तो द्रव्यमान का CGS में क्या होता है ग्राम होता है, तो किलोग्राम को बदलना है ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो ऊपर क्या लिख देंगे 1000 ग्राम और नीचे क्या रहेगा सिर्फ ग्राम। ठीक है, ऊपर वाला जो 1 किलोग्राम था उसको 1000 ग्राम में बदल दिया। चलिए और आगे आते हैं इधर, L1 क्या है लंबाई है, L1 लंबाई है किसमें MKS पद्धति में, MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। और नीचे L2 CGS में चला जाएंगे, CGS में सेंटीमीटर होता है, तो मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और नीचे क्या रहेगा सेंटीमीटर रहेगा। फिर आ जाएंगे समय में, तो समय तो दोनों में सेकंड ही रहता है, तो इसमें कोई बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ देखें लंबाई वाले में L1 L2 का पावर 2 है, तो इसको पावर 2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, और T1 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सेकंड सेकंड दोनों कट जाएंगे। चलिए यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दिया, ग्राम से ग्राम को काट दिया, क्या बचेगा 1000, यहाँ क्या बचेगा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2240 हो जाएगा, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 जीरो इसमें है 4 जीरो इसमें है, 7 जीरो हो गया टोटल, 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो हो गए 7 जीरो हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7, 7 जीरो है 10 टू द पावर 7 लिख देंगे। इसका मतलब 1 जूल बराबर क्या हो गया 10 टू द पावर 7 अर्ग हो गया। इस तरह से क्या निकल गया 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदल लेंगे हम। लेकिन पहले उस मात्रक के बारे में पता होना चाहिए कि किस भौतिक राशि का मात्रक है, उसका भी सूत्र लिखेंगे, और MKS में है कि CGS में है ये भी पता होना चाहिए, तभी बदलना आसान होगा, तभी बदल पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट अगले उपयोग पर आते हैं। लास्ट उपयोग क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। चलिए इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व कर समझते हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्तीय गति करने वाले कण पर लगने वाला बल
लगने वाला अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान, कण की चाल और उसके पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो अभिकेंद्र बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कैसे संबंध स्थापित करते हैं? देखिए, संबंध स्थापित करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, और जो वास्तविक संबंध है उस संबंध में सिर्फ 2 ही पद टोटल होने चाहिए, तभी हम इस विधि द्वारा संबंध स्थापित कर पाएंगे। अगर 2 से अधिक हो गया तो ये विधि फेल हो जाएगी, संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। मतलब इस तरह का अगर कोई संबंध है इज इक्वल टू बी प्लस सी या माइनस सी, इस तरह का कुछ भी प्लस माइनस, तो ये संबंध इस विधि द्वारा स्थापित नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। हम क्या कर पाएंगे? ए इज इक्वल टू बी टाइप का, या ए इज इक्वल टू बी सी टाइप का, या ए इज इक्वल टू बी बटे सी टाइप का, इस तरह का, जहाँ पदों की संख्या सिर्फ 2 हो, वही संबंध स्थापित हो पाता है। चलिए इसको करके देखते हैं हम लोग। मेथड क्या है? सबसे पहले कौन सी भौतिक राशि है किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये बताया जाएगा। हम बस क्या करेंगे, उसकी जो घात होगी वो मान लेंगे ए बी सी करके। मतलब मान लिया कि जो अभिकेंद्र बल है, जिसको हम एफ से लिख देंगे, अभिकेंद्र बल एफ किस पर निर्भर किया, ये बता दिया। द्रव्यमान m पर, कण की चाल v पर और पथ की त्रिज्या r पर, 3 चीज़ों पे निर्भर कर रहा है, एक क्वेश्चन में दे दिया। तो निर्भर करेगा तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन लगा लेंगे कि एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी आर। अब यहाँ पर घात नहीं पता कितनी कितनी घातों पर निर्भर करता है, तो उसको हम ए बी सी मान लेंगे और फिर ए बी सी को कैलकुलेट कर लेंगे। ए बी सी को कैलकुलेट करके ला के इसी सूत्र में रख देंगे तो हमें संबंध मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला काम यही करते हैं कि जिन जिन पर निर्भर करता है उनको प्रोपोर्शनल का साइन लगा के, समानुपाती का चिन्ह लगा के लिखते हैं और घात ए बी सी मान लेते हैं। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को बदलेंगे इज इक्वल टू में, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और साथ में क्या आएगा, एक नियतांक आ जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे और क्या करेंगे, एक नियतांक प्रयोग कर लेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर एक नियतांक यहाँ पे आ जाएगा, मान लो नियतांक को हमने लिख लिया के, बाकी m का पावर a, v का पावर b और r का पावर c। ये काम हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद इन समीकरण के दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे। दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, तो चलें बाएं तरफ क्या है, बल, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का कैसे निकालेंगे, तो बल का F बराबर एम ए के सूत्र से निकाला गया था। m मतलब द्रव्यमान कैपिटल M, त्वरण का LT माइनस 2 मिला के हो गया MLT माइनस 2। हमें बल का याद भी होना चाहिए, इतनी छोटे छोटे अगर विमीय सूत्र निकालना पड़ रहा है तो ये दिक्कत वाली बात है, छोटे छोटे विमीय सूत्र याद हो जाने चाहिए। तो MLT माइनस 2 बल का क्या होता है, MLT माइनस 2, ये लिख दिया। फिर दाएं तरफ आए, नियतांक का कोई विमीय सूत्र नहीं है, नियतांक का कोई विमीय सूत्र नहीं है, इसको छोड़ दें, तब क्या बचेगा, m का पावर a, v का पावर b, r का पावर c। m क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान, द्रव्यमान को लिखेंगे कैपिटल M, पावर a है तो पावर a लिख दें। v क्या है यहाँ पर, v यहाँ पर वेग है, और वेग का होता है LT माइनस 1, इसका पावर कितना है, b है, पावर क्या है b, तो चलो इसका पावर b कर देते हैं, तो l का पावर b हो जाएगा और t का पावर माइनस b हो जाएगा। t पर -1 था, इसका भी पावर b करना था, तो पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा हो जाता है पावरों का, तो -a गुणे b क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। -1 इंटू b क्या हो जाएगा, -b। ठीक, फिर r है, r क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या दूरी में नापते हैं, मीटर में ही नापते हैं, तो दूरी का होता है l का पावर है c। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व कर लें, कंबाइन कर लें, तो क्या हो जाएगा, m पर a, l पर देखें यहाँ b है और यहाँ l पर c है, तो जब गुणा कर रहे हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, तो l पर b, l पर c, l पर b प्लस c हो जाएगा और t पर क्या है, -b है। ठीक है, यहाँ चाहे तो ब्रैकेट बना सकते हैं सबका अलग अलग। ठीक है, इसको l का पावर c था, ठीक है, अलग अलग बना दिया, फिर सबको एक साथ कंबाइन कर दिया।
ये हो गया। ठीक, अब दोनों पक्षों के हमने बीमी सूत्र लिख लिया, बीमाएँ लिख ली। अब देखिए बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, इसका मतलब क्या है, अगर दोनों बराबर हैं तो m के जगह पे m है, l के जगह पे l है, t के जगह पे t है। और अगर बराबर हैं तो घात भी तो बराबर होनी चाहिए, दोनों पक्षों में m की घात, दोनों पक्षों में l की घात, दोनों पक्षों में t की घात, क्योंकि भी कहा गया अगर समीकरण संतुलित हो तो सभी पद की बीमाएँ बराबर होती हैं। तो दोनों तरफ m की बीमा, दोनों तरफ l की बीमा, दोनों तरफ t की बीमा बराबर होनी चाहिए। तो दोनों पक्षों की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करें तो यहाँ m का पावर a है, यहाँ m का पावर 1 है, तो a बराबर हो गया 1। इसे l का देखें, l का पावर है b प्लस सी, यहाँ l का पावर 1 है, तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा 1। यहाँ t का पावर माइनस b है, यहाँ t का पावर -2 है, तो माइनस b बराबर हो जाएगा -2, मतलब b बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ अगर b का मान 2 रख दें तो 2 प्लस सी बराबर 1, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 2 बराबर आ जाएगा -1। तो a का मान 1, c का मान -1, b का मान 2। अब तीनों के मान मिल गए, तीनों के मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू के m का पावर a का मान है 1 तो 1, फिर v का पावर b का मान आ गया 2 तो v का पावर 2 यानी v स्क्वायर, फिर r का पावर c कितना है -1 तो r का पावर -1 पावर को नीचे ला देंगे +1 हो जाएगा, तो k m v स्क्वायर नीचे ला देंगे r का पावर 1 हो गया, तो f बराबर हो गया k m v स्क्वायर बाई r। इस विधि में एक कमी है कि जो ये नियतांक आ रहा है इसका मान हम लोग, इसका विश्लेषण हम लोग नहीं कर पाते, इसका मान हम लोग नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो f बराबर के एम वी स्क्वायर बाई आर। वास्तविक जो इसका सूत्र होता है वो होता है f बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर आपको वास्तविक सूत्र याद है तो आप लिख देंगे प्रयोगों द्वारा प्राप्त होता है कि k बराबर 1, इसलिए f बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। और अगर नहीं याद है तो यहीं पे छोड़ देंगे, k के पद में ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करते हैं बीमी विश्लेषण मेथड के द्वारा। चलिए अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पर, बीमी विश्लेषण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो बीमी विश्लेषण हम कर रहे हैं उसकी कुछ सीमाएं हैं जो बीच बीच में बताया जा चुका। पहली सीमा क्या है कि इसमें जो नियतांक आते हैं जिनकी कोई बीमी सूत्र नहीं होता, कोई बीमा नहीं होता है, उसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे अभी के आया था उसका हम लोग मान नहीं निकाल पा रहे हैं। दूसरी चीज़, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करने लगे, 3 तक तो ठीक है, MLT 3 था तो हमने संबंध स्थापित कर लिया, जब 3 से ज़्यादा पर निर्भर करने लगता है तो इस विधि के द्वारा उनके बीच संबंध स्थापित हम नहीं कर पाते हैं। ठीक, तीसरा लिमिटेशन क्या है, इस विधि द्वारा साइन थीटा कॉस थीटा मतलब त्रिकोणमितीय फलन आ जाए, त्रिकोणमिति वाले पद, चर घातांकी आ जाए जहाँ पे मतलब चर घात, जैसे e का पावर x, a का पावर x, लागर्थम वाला आ जाए, लाग x आ जाए, तो ऐसे पदों के समीकरणों का भी विश्लेषण इस मेथड के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा बीमी विश्लेषण क्या होता है, समाप्त होता है। अब इनके क्वेश्चंस करने हैं जिसके लिए एक वीडियो और आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें, रिवाइज करें। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।